नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं नरेश भारद्वाज स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल जींद पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो इस बार हम हिंदी व्याकरण को नए सिरे से कर रहे हैं। हम ऑफलाइन शिक्षा तो दे ही रहे थे कि हमने मन बनाया कि कुछ हमारे छात्रों ने कहा कि आप ऑनलाइन भी क्लास उपलब्ध करवाएं। तो इस बार हम हिंदी व्याकरण के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी भाषा है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका व्याकरण को समझना होगा। और आज एचएसएससी व अन्य एग्ज़ाम के अंदर हिंदी के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं जो व्याकरण दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए हम सब ने इसको बड़ी बारीकी से, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जैसे पहले क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब बड़े डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम हिंदी की शुरुआत करते हैं। देखिए, व्याकरण शब्द वी प्लस आकरण। आकलन करना होता अध्ययन करना। पहले तो इसके बारे में बताता हूँ। ई के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई या में बदल जाता है, तो व्याकरण यण संधि का उदाहरण है। ई के आगे आप भिन्न स्वर, भिन्न का मतलब समझ रहे हैं, ई को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो उसके लिए भिन्न है। ई के आगे ई आएगी तो उसके लिए क्या है? सम स्वर है। मैं इसका अर्थ बता रहा था व्याकरण का आपको। वी प्लस आकरण। आकलन करना होता अध्ययन करना, पढ़ना, और वी उपसर्ग लगने के बाद बन गया विशेष प्रकार का अध्ययन करना। जैसे आप देखिए, एक शब्द लिया ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानकारी, किसी भी चीज़ की जानकारी होना, नॉलेज होना। और इसके आगे वी उपसर्ग लगने के बाद क्या बन गया? विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होगा? विशेष प्रकार का ज्ञान। ज्ञान लौकिक है। मान लीजिए, जब मनुष्य के पास जो भी हुनर है, कला है, चाहे वो कोई भी कार्य, टीचिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, मकान बना रहा है, किसान हल चला रहा है, वो सब उसके लिए क्या है? ज्ञान है। लेकिन जब वी उपसर्ग लगता है विज्ञान, विज्ञान यानी कि विशेष प्रकार का ज्ञान। अब ज्ञान तो लौकिक सबके लिए उपलब्ध था, लेकिन विज्ञान तो क्या होगा? एक विशेष ज्ञान होगा। अंतरिक्ष ब्रह्मांड के बारे में, ग्रह नक्षत्र तारों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ज्ञान से विज्ञान विशेष ज्ञान है, उसी प्रकार आकलन करना होता अध्ययन करना, पढ़ना। यानी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पत्रिका पढ़ रहे हैं, पढ़ तो वो भी रहे हैं, लेकिन वी आकलन विशेष प्रकार, भाषा की विशेष जानकारी लेना। व्याकरण का अर्थ क्या हुआ? भाषा की विशेष जानकारी लेना। देखिए, व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, या हम ये कहें कि व्याकरण को 4 भागों में बांट दिया। इसके ये 4 अध्याय हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। पूरी व्याकरण को इन 4 यूनिटों के अंदर बांटा गया है। पहली यूनिट है हमारी वर्ण विचार। वर्ण विचार से हम क्या प्राप्त करेंगे? इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, वर्णों का निर्माण, संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन से हैं, आगत वर्ण कौन से हैं, पूरी वर्ण की जानकारी, किस ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है। वर्ण व्यवस्था के अंदर या वर्ण विचार के अंदर हम पूरी वर्ण की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त व्यंजन, आगत वर्ण, ये हमारी सारी जानकारी वर्ण व्यवस्था के अंदर, वर्ण विचार के अंदर उपलब्ध है। दूसरी यूनिट है उसके बाद वर्ण किस में बदलते हैं? शब्दों में। शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर हम शब्दों की जानकारी, शब्दों का वर्गीकरण, नए शब्दों का निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय का योग, संधि, समास इत्यादि, ये पूरी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? शब्द विचार से मिलेगी। शब्द पदों में बदलते हैं, तो तीसरी यूनिट, तीसरा अध्याय हमारा पद विचार। पद क्या है, पद के कितने भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कारक, वाच्य, ये सारी जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? पद विचार से। चौथी यूनिट है हमारी वाक्य विचार। पदों से क्या बनते हैं? वाक्य। वाक्य क्या है, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के कितने तत्व हैं, अर्थ की दृष्टि से भेद, रचना की दृष्टि से भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, उपवाक्य, लघु वाक्य, ये सारी जानकारी हमें वाक्य विचार से मिलेगी। तो ये पूरी व्याकरण हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसके लिए ये 4 अध्याय हैं। आगे चलते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं वर्ण विचार या वर्ण व्यवस्था की। ये हमारी पहली यूनिट है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है।
भाषा की लघुतम मतलब सबसे छोटी, लघु छोटी होती है, लघुतम सबसे छोटी। भाषा की लघुतम इकाई पूछे कौन सी है? वर्ण। वर्ण भाषा की, यदि ये पूछा जाए कि भाषा की आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई, भाषा की आधारभूत इकाई भी कौन सी है? वर्ण है। आधार मतलब नींव, भाषा रूपी जो इतना बड़ा महल खड़ा है, जिस प्रकार एक महल मकान बनता है उसका आधार उसकी नींव होता है, उसी प्रकार भाषा रूपी महल का आधार क्या है? वर्ण है। मैंने आपको बताया था वर्ण शब्दों में बदलते हैं, शब्द से पद बनते हैं, पदों से वाक्यों का निर्माण होता है, वाक्यों से पूरा लिटरेचर साहित्य भाषा रूपी महल खड़ा हो जाता है। तो भाषा का आधार कौन है? वर्ण है। भाषा की लघुतम सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण वैसे का अपना कोई अर्थ नहीं होता। यदि ये कहें कि भाषा की निरर्थक इकाई भी है वर्ण, निरर्थक इकाई, वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण जब मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं तो शब्द अपना अर्थ देता है, और जब शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो वाक्य पूरे बात का भाव प्रकट कौन करता है? वाक्य करता है। तो इसलिए वर्ण निरर्थक है, वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं है। शब्द पद वाक्य ये भाषा की क्या है? सार्थक इकाई है। तो भाषा की लघुतम सबसे छोटी इकाई भी वर्ण है, और भाषा की यदि पूछे निरर्थक इकाई, निरर्थक इकाई भी क्या है? वर्ण है। आगे चलते हैं। तो वर्ण की परिभाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, इतनी लघुतम, लघुतम नाम दिया था, सबसे छोटी, इतनी छोटी है कि उससे आगे उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, उसका नाम क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको वर्ण कहते हैं। देखिए, सामान्य रूप से हम वर्ण अक्षर को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। हम अक्षर के बारे में जानेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिस प्रकार ए, आ, ई, कै, खे, है तक, ये सभी ध्वनियां, कै से लेकर है तक सभी ध्वनियां क्या है? हमारी वर्ण है। ये भाषा का सबसे छोटा रूप है। इसलिए भाषा की लघुतम में भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। ये सभी क्या है? हमारे वर्ण हैं। अब आगे चलिए। सामान्य रूप से मैंने आपको बताया वर्ण को और अक्षर को एक ही माना जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अक्षर की परिभाषा देखिए। अक्षर, पहले तो देखिए, सर शब्द लिखा है, सर माने अक्षरण होना, विनिष्ट होना, जो एक समय के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन ए उपसर्ग लग गया तो अक्षर, जो कभी विनिष्ट नहीं होता, जो शाश्वत सनातन रहता है, उसको क्या कहते हैं? अक्षर इज ब्रह्म। अक्षर क्या है? ब्रह्म है, सनातन है। जिसका कभी अक्षर नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अक्षर। परिभाषा, जिन ध्वनियों का उच्चारण एक ही झटके में होता है। जैसे जो ध्वनियां एक झटके में बोली जाती हैं, एक झटके में जब उसका उच्चारण होता है तो उसका नाम क्या होता है? अक्षर। जैसे क्या, क्यों, जी, की। अब दोनों का अंतर समझिए वर्ण में और देखिए, वर्ण में और अक्षर में एक ध्वनि आपको बताया था, जैसे ये सभी ध्वनियां ए, आ, कै, खे, है, ये सभी ध्वनियां क्या हैं? वर्ण हैं। और अक्षर का उदाहरण देखिए। अक्षर में क्या लिखा? अक्षर ध्वनियां कौन सी हैं? ए, आ, कै, खे, है, ये अक्षर हैं। क्या, क्यों, की, जी, अभी उदाहरण आपको, ये सभी क्या हैं? अक्षर हैं। ए वर्ण भी है, अक्षर भी है, आ वर्ण भी है, अक्षर। कहने का मतलब ए से लेकर है तक जो हमारी ध्वनियां हैं वो सभी वर्ण इसलिए हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं होते, इसलिए इनका नाम क्या है? वर्ण है। अक्षर इसलिए है, इन सब का उच्चारण एक झटके में होता है, जैसे ए, आ, कै, खे, क्या, क्यों। ये ध्वनियां सभी क्या हैं? ऐसे लेकर है तक ध्वनियां वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। लेकिन क्या, क्यों, की, जी, इनको हम क्या नहीं कह सकते? वर्ण नहीं कह सकते। ये केवल क्या है? अक्षर। इनका उच्चारण झटके में तो होता है, लेकिन छोटा रूप नहीं है ये भाषा का। ये दो वर्णों के योग से क्या और या से बना है, इसलिए ये वर्ण नहीं है। नोट क्या कह सकते हैं? देखिए, नोट, सभी वर्ण
अक्षर होते हैं। सभी वर्ण अक्षर क्यों होते हैं? क्योंकि सबका उच्चारण एक ही झटके में होता है, इसलिए सभी वर्ण क्या हैं? अक्षर होते हैं। परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते, नहीं होते। सभी अक्षर तो वर्ण हैं, सभी वर्ण तो अक्षर इसलिए हैं क्योंकि जैसे वर्णों का उच्चारण होता है वैसे अक्षरों का भी एक झटके में उच्चारण होता है। लेकिन इन ऐसे लेकर है तक अक्षरों को तो वर्ण कह सकते हैं, क्या, क्यों, की को क्या नहीं कह सकते? वर्ण नहीं कह सकते। इसलिए सभी वर्ण अक्षर होते हैं, सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। क्लियर ये बात? अब देखिए एक झटके को, इस चीज को अभी हम समझें। जैसे ये दिया भाई क्यों, क्यों क्या है? अक्षर, एक झटके में उच्चारण। की क्या है? अक्षर है। अब इस शब्द को इकट्ठा करें, क्योंकि, देखो इसका उच्चारण करके, क्योंकि दो झटके में उच्चारण हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? शब्द है। जब तक एक झटके में उच्चारण किसका हुआ? क्यों। एक झटके में उच्चारण किसका हुआ? की। क्योंकि, तो ये ध्वनि क्या है? अक्षर है। इन ध्वनियों को, क्योंकि, ये ध्वनियों को, क्या, की, जी, इन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। फिर से देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण एक ही झटके में होता है उन्हें अक्षर कहते हैं। सभी वर्ण भी अक्षर होते हैं। क्या, क्यों, जी, की, सबका उच्चारण एक झटके में होता है। ये सभी ध्वनियां क्या हैं? हमारी अक्षर हैं। आगे चलते हैं, वर्ण के भेद। ऐसे लेकर है तक जो ध्वनियां हैं हमारी, जो वर्ण हैं कहलाते हैं, उनको दो भागों में बांट दिया वर्ण के, यानी कि दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। पहला भेद क्या है? स्वर। अब स्वर के देखिए, स्वर मीनिंग क्या होता है? आवाज। सामान्य भाषा में कहते हैं स्वर सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है। जिस भी ध्वनि की अपनी आवाज होती है, जिस ध्वनि की अपनी स्वयं की आवाज है, जिसकी अपनी आवाज होने के कारण जिसका उच्चारण हम करते हैं तो कोई बाधा नहीं आती, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज स्पष्ट रूप से बाहर आती है, ऐसी ध्वनियां क्या होती हैं? स्वर। इसलिए परिभाषा क्या दी है? जिन ध्वनियों का उच्चारण, देखिए स्क्रीन पर लिखा है, परिभाषा आ गई है। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है ऐसी ध्वनियों का नाम क्या है? स्वर। जिसकी, मैंने आपको बताया, जिसकी भी अपनी ध्वनि है। स्वतंत्र रूप से होने का मतलब क्या है? ध्वनि बाहर निकालने में बाधा क्या होती है? मुख का बंद होना। जब हमारा मुख, जब ये ध्वनियां बोली जाती हैं तो मुख क्या हो जाता है? खुल जाता है। और वो ध्वनि, जो वायु बाहर निकलती है, वायु के साथ ध्वनियां बाहर निकलती हैं, तो कोई बाधा नहीं रहती, कोई रुकावट नहीं आती, तो स्पष्ट रूप से वो ध्वनियां बाहर सुनाई देती हैं। इसलिए इनका नाम क्या है? स्वर। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हम ये कहते हैं जिन ध्वनियों में, कई आपने बुकों में पढ़ा होगा, जिसके उच्चारण में किसी की मदद नहीं लेनी की जरूरत नहीं पड़ती, या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये भी कह सकते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी वर्णमाला के अंदर ऐ से लेकर औ तक, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और इसमें बीच में एक ध्वनि क्या है? री। सॉरी, ये छूटा हुआ है, री ध्वनि। ऐसे लेकर औ तक ये जो हमारी ध्वनियां, इनका नाम क्या है? स्वर है। और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 11। हिंदी वर्णमाला में 11 ध्वनियां क्या मानी जाती हैं? स्वर। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। देखिए, देवनागरी जो हमारी लिपि है, इस देवनागरी लिपि के अंदर कितनी मानी जाती हैं? 11 स्वर माने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, देवनागरी लिपि है जो हमारी वर्तमान में हिंदी की, इसके अंदर कितने स्वर हैं? 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे लेकर औ तक ये 11 ध्वनियां स्वर हैं। लेकिन जो देवनागरी लिपि है जो हमारी हिंदी है, ये इसका प्राचीन रूप क्या है? संस्कृत। क्योंकि हिंदी जो संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो प्राचीन नागरी के अंदर संस्कृत की लिपि भी क्या है? देवनागरी। जो प्राचीन, या हम प्राचीन नागरी कह सकते हैं। इसके अंदर इनके अलावा ई,
उ री, और री के बाद एक स्वर क्या था, दीर्घ री, और इसके बाद क्या था, लरी, ए आई ओ औ। अब इन ये दो स्वर, दो ध्वनियां और बढ़ गई, दीर्घ री और लरी। अब इनकी संख्या कितनी है, 11 और 2 13। ये पूछे हुए हिंदी देवनागरी में या हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो कितने हैं, 11। प्राचीन संस्कृत लिपि देवनागरी में या प्राचीन नागरी में कितने स्वर माने जाते हैं, तो अब इनकी संख्या कितनी होगी, 13। हिंदी में इन दो स्वरों को मान्य नहीं किया गया, इनकी मान्यता नहीं है, तो ये दोनों स्वर कौन से, किन स्वरों को मान्य नहीं किया गया है, री को और लरी को। तो अब इसकी इनकी संख्या यहाँ संस्कृत के हिसाब से कितनी बनती है, 13। वैसे हिंदी देवनागरी के अंदर 11 ही स्वर हैं। आगे चलते हैं। स्वर के बाद वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन के अंदर भी देखिए, व्यंजन वी प्लस अंजन, संधि विच्छेद करें इसका, वी प्लस अंजन। पहले आपको बता था ई के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाए, ई के आगे ए भिन्न स्वर आ गया तो ई ए में बदल जाता है, ई को ये होकर क्या बन जाता है, व्यंजन। तो कौन सी संधि का उदाहरण होगा, यण संधि। व्यंजन शब्द के अंदर कौन सी संधि, यण संधि है। देखिए परिभाषा, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब स्वरों की सहायता से कैसे होता है, इसलिए जैसे कै से लेकर है तक, कै से है तक जो ध्वनियां हैं ये क्या है, व्यंजन। ऐसे लेकर औ तक ध्वनियां क्या थी, स्वर। लेकिन अब कै से लेकर है तक ध्वनियों का क्या नाम है, व्यंजन। और इसकी परिभाषा में स्वरों की सहायता से होता है। पहले तो ये देखें कि स्वर इसमें सहायता कैसे करते हैं। जो हमारा व्यंजन जो मूल रूप है ना, अब इसके अंदर जो वर्णमाला लिखी देख रहे हैं आप, इन सब के अंदर और इसके अंदर क्या अंतर है। मैं देखिए एक पंक्ति लिख रहा हूं, इसके अंदर वर्णमाला में लिखे में और इसमें एक अंतर है हलंत का। ये नीचे इसको भाषा में क्या नाम देते हैं, हलंत। हलंत का मतलब होता है स्वर रहित, जिसको हम कहते हैं बोलते हुए आधा स्वर, आधा कै आधा खे। तो ये हलंत का, इसके अंदर क्या है सभी का। इसका मतलब क्या है, ये कै किसके योग से बना, कै किसके योग से बना है, कै प्लस ए से क्या बन गया, कै। कै प्लस में इसमें भी क्या है, हलंत लगा, क्या कहते हैं, सभी वर्णमाला के सभी व्यंजनों के अंदर क्या है, ए का प्रयोग है। यानी कि एक स्वर का प्रयोग होता है। इसमें कै में क्या है, ए। यदि का होता तो क्या होता, कै प्लस आ। इसमें क्या ध्वनि आएगी, आ। की होता तो क्या होता, कै प्लस ई। तो इसके अंदर एक स्वर का प्रयोग है, इनके अंदर एक ही स्वर का प्रयोग होगा, ए आ ई उ, क्योंकि मात्राएं स्वरों की होती हैं न कि व्यंजनों की। स्वरों की पूर्ति तो कौन कर, व्यंजनों की पूर्ति तो कौन करते हैं, स्वर करते हैं। तो ये जो मैंने 5 आपके सामने लिखे हैं ये क्या है, स्वर रहित है, जिसको हम आधा बोलते हैं। अब बात ये कि हम ये परिभाषा कहते हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता से ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है, स्वर इसके अंदर क्या सहायता करते हैं। अब इनका उच्चारण देखिए क्या था, कै खे गे घे अंग। लेकिन यहां पर उच्चारण क्या करेंगे, को। क्या है ये, को खो गो घो उंग, को खो गो घो उंग। मूल तो ये है ना। अब इनकी स्पष्ट ध्वनि बाहर नहीं निकल रही, को। देखिए जैसे क्या था, ए आ, इसकी ध्वनि स्पष्ट बाहर आ रही थी, लेकिन को ख, ये ध्वनियां जो स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ रही, इनको बाहर निकालने के लिए इसके अंदर क्या मिला देंगे, स्वर मिला देंगे। और स्वर मिलने के बाद, ए आने के बाद ये क्या हो जाएगा उच्चारण, ये बन जाएगा रूप। ये रूप आपके सामने जो लिखे हैं ये बन जाएंगे उच्चारण आने के बाद। अब इसका उच्चारण क्या था, को। ये क्या होगा, देखिए ध्वनि बाहर आएगी, कै, ए की साउंड आएगी। आ होगा तो क्या होगा, का, आ की आवाज आएगी। ई होगी तो क्या होगा, की। ऊ होगा तो ऊ। एक स्वर मैंने बताया, एक स्वर मिलेगा और उसी की ध्वनि, जो भी स्वर होगा उसी की ध्वनि उसको व्यंजन की ध्वनि को भी साथ में बाहर लेकर आएगी। क्या था बताया था, को क्या होगा, कै, खो क्या होगा, खे। अब उच्चारण, को खो गो घो अंग। देखिए कै खे गे घे अंग,
तो इसलिए क्या काम किया सवर्णों ने, जिन ध्वनियों का उच्चारण बाहर नहीं आ रहा था स्पष्ट रूप से, उनको बाहर निकालने में क्या की, मदद की। इस प्रकार ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। जिन ध्वनियों का, क्लियर, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वरों की सहायता से किस प्रकार हुआ, जो ध्वनियां बाहर नहीं आ रही थी उनको बाहर निकालने में मदद की। कैसे लेकर है तक जो ध्वनियां हमारी, ये क्या हैं, व्यंजन है। 25, 4, 29 और 4, 33, इसके अंदर जो वर्ण व्यंजन लिखे हैं 33 और 11 स्वर थे, इनकी संख्या क्या होती है, 44। जो हमारी वर्णमाला, इसमें हिंदी के मूल वर्णमाला में तो 44 होते हैं, लेकिन आजकल कुछ और वर्णों का वर्णमाला में प्रयोग हो गया है। वो क्वेश्चन आगे आएगा, उस क्वेश्चन को फिर वहाँ से हम करवाएंगे। लेकिन इस वर्गीकरण के अंदर स्वर और व्यंजन दो भेद हो गए। और आज की वीडियो के अंदर इतना ही, इससे आगे हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।